हर सभ्यता की एक बाहरी दुनिया होती है। दीवारें, सड़कें जो दूर से दिखती हैं, लेकिन उन दीवारों के भीतर एक और दुनिया सांस लेती थी। सूरज उगने से पहले धुंध में खड़ा एक कुबड़ वाला बैल। ये लोग किन पशुओं के साथ जीते थे? अंधेरे में दहकती एक भट्ठी, पिघलती धातु और उसे आकार देते दो हाथ। इतना हुनर आया कहां से? घूमता कुम्हार का चाक, करघे पर बनता कपड़ा और चमकते नगीनों में ढलते गहने। एक ऐसी दुनिया जो पत्थरों में नहीं, इन हाथों में, इन सांसों में बसती थी। आज हम उसी दुनिया में कदम रखेंगे। इन शहरों के लोग जमीन को समझते थे, बीज को समझते थे, लेकिन उनकी दुनिया खेतों की मेड़ पर खत्म नहीं होती थी। सुबह की पहली किरण के साथ धूल भरे रास्तों पर खुरों की आहट गूंजती थी। बैल, भैंसे, बकरियां, भेड़ें और सूअर एक साथ जागते थे। यहां पशु गिनती के नहीं, झुंडों में पाले जाते थे। और इन सब के बीच एक था जो सबसे खास था। ऊंचे कंधे और पीठ पर उठा हुआ कुबड़, वो बैल जिसे इन लोगों ने सबसे ऊपर रखा। और जब शाम ढलती तो घर की दहलीज पर भी जीवन इंतजार करता था। किसी कोने में दुबका एक कुत्ता बहुत शुरू से ही इनका साथी बन चुका था, और दीवारों की छांव में घूमती एक बिल्ली भी। आज हजारों साल बाद सूखी मिट्टी पर ठहरे उनके नन्हे पंजों के निशान वही कहानी दोहराते हैं, कुत्तों के भी और बिल्लियों के भी। कुछ जानवर सिर्फ साथी नहीं थे। सुबह सुबह भारी बोरों से लदे गधे और ऊंट एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक धीमे कदमों से चलते थे। ये पीठें ही थीं जिन पर इस सभ्यता का बोझ टिका था। लेकिन एक जानवर ऐसा भी था जो आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है, घोड़ा। मोहनजोदड़ो की सतह की एक ऊपरी परत और लोथल की मिट्टी में ढली एक धुंधली मूर्ति बस इतना ही इशारा करती हैं। वेस्ट गुजरात के सुरकोटड़ा में मिले अवशेष लगभग 2000 बीसी के कहे जाते हैं, पर उनका चेहरा आज भी अनिश्चित है। सच तो यह है, यह सभ्यता घोड़े के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। न उसकी हड्डियां, न दीवारों पर उसकी छवि अर्ली और मैच्योर हड़प्पा काल में कहीं ठहरती हैं। पर कुछ जानवर थे जिन्हें ये लोग गहराई से पहचानते थे, हाथी और गैंडा। दूर मेसोपोटामिया में सुमेर के शहर भी लगभग वही अनाज उगाते, वही पशु पालते थे। पर गुजरात की इस धरती पर कुछ अलग हो रहा था। यहां के लोग चावल उगाते थे और हाथी जैसे विशाल जीव को भी अपने जीवन में ढाल लेते थे। कुछ ऐसा जो मेसोपोटामिया की गलियों में नहीं दिखता था। पर इन लोगों की सबसे गहरी पहचान न उनके खेत थे, न उनके पशु। वो छिपी थी उनकी उंगलियों में। ये कांसे का युग था। पत्थर के औजार अब भी चलते थे, पर आग और धातु का रिश्ता ये लोग समझ चुके थे। तांबे में थोड़ा रांगा मिलाओ और जन्म लेता था कांसा। पर ये दोनों धातुएं इस धरती पर आसानी से नहीं मिलती थीं। शायद इसीलिए हड़प्पा की मिट्टी से कांसे के औजार गिनती के ही निकलते हैं। और यही धातु अपनी अशुद्धियों में एक नक्शा छिपाए बैठी थी। उसे पढ़ो तो पता चलता है, तांबा आता था राजस्थान की खेतड़ी खदानों से या कभी बलूचिस्तान की चट्टानों से। और रांगा, वो तो बड़ी मुश्किल से दूर अफगानिस्तान से सफर करके आता था। हालांकि उसके पुराने निशान हजारीबाग और बस्तर में भी मिलते हेल्प्स में। तभी तो इन शहरों से निकले औजारों और हथियारों में रांगे का हिस्सा हमेशा कम रहा। फिर भी कांसे का जो ढेर इन्होंने पीछे छोड़ा वो छोटा नहीं था। और वही चुपचाप बता जाता है कि इस समाज में कांसे के कारीगर एक खास और जरूरी वर्ग थे। भट्ठी की आंच में झुके ये हाथ सिर्फ मूर्तियां और बर्तन नहीं गढ़ते थे। इनसे जन्म लेते थे कुल्हाड़ियां, आरियां, चाकू और भाले। पर कहानी यही नहीं रुकती। इन गलियों में कई और हुनर एक साथ सांस ले रहे थे। मोहनजोदड़ो की मिट्टी ने बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा संभाल कर रखा,
और कई चीजों पर छूट गए कपड़े के हल्के निशान। घूमती हुई तकली पर रुई सूत में बदलती थी और करघे पर बैठा बुनकर ऊन और सूत दोनों को कपड़े में ढालता था। और वो विशाल ईंटों की दीवारें, वे भी एक हुनर की गवाही देती हैं, ईंट रखने का हुनर। इतनी बड़ी संरचनाएं बताती हैं कि यहां राजमिस्त्रियों का एक पूरा वर्ग रहा होगा। ये लोग नावें भी गढ़ते थे और जैसा हम आगे देखेंगे, मुहरें और मिट्टी की मूर्तियां ढालना भी इनकी उंगलियों का ही कमाल था। कहीं एक कोने में झुका हुआ सुनार चांदी, सोने और चमकते नगीनों को गहनों में पिरोता था। कहते हैं सोना चांदी शायद अफगानिस्तान से आते और कीमती पत्थर सुदूर दक्षिण भारत से। मनकों को तराशने में भी इनका कोई सानी नहीं था। और कुम्हार का चाक, वो तो पूरी रफ्तार से घूमता था और उस पर आकार लेते थे चमकते दमकते बर्तन। पर इतना सामान, इतने हुनर आखिर जाते कहाँ थे? इस सवाल का रास्ता शहर की गलियों से निकलकर दूर क्षितिज तक जाता है।